जी कैफ 3 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 7 में जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे और जो कॉन्ट्रैक्ट आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोबेबली इस चैप्टर में सबसे ज्यादा टेस्ट होने वाला और कंसेप्चुअल टॉपिक यही है। कंसेप्ट इसमें सिंपल है लेकिन एग्जामिनर का ये फेवरेट एरिया है और इसमें से वो ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो चैप्टर 7 के वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6, 7 और 8 हम कवर करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में। और यही 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जिनमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी डिस्कस हुआ। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हम आज के लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आपने इनकी प्रैक्टिस प्रोबेबली, लेकिन केस स्टडीज हम आज के लेक्चर में डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके ऊपर टाइम लग जाएगा। आपने केस स्टडीज फिर खुद से अटेम्प्ट करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की डेफिनेशन में कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है कि आपने डिस्चार्ज करनी है यानी पूरी करनी है, किसी की लायबिलिटी सेटल करनी है, किसी की लायबिलिटी या जो उसने प्रॉमिस किया वो परफॉर्म करना है। असल में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में होता क्या है कि एक बंदा किसी दूसरी पार्टी से प्रॉमिस करता है कि वो कोई काम करेगा, या उसने लोन लिया होता है और वो प्रॉमिस करता है कि मैं इस लोन को रीपे करूंगा। हम एज श्योरिटी है, हम ये गारंटी देते हैं कि अगर इस बंदे ने अपना प्रॉमिस परफॉर्म ना किया या अपना डेट पे ना किया तो हम उस प्रॉमिस को परफॉर्म करेंगे या डेट को पे करेंगे। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ते हुए आपको जितनी एग्जांपल्स मिलेंगी वो तकरीबन सारी की सारी डेट से रिलेट कर रही होगी टू डिस्चार्ज लायबिलिटी। इसलिए इसको हमने ओपन रखा है और टू परफॉर्म प्रॉमिस वाले फ्रेज को हमने ब्रैकेट में लिख दिया है कि ये कंपैरेटिवली कम अहम है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है, इसमें लायबिलिटी डिस्चार्ज की जाती है किसकी, थर्ड पर्सन की, इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। थर्ड पर्सन की लायबिलिटी डिस्चार्ज की जाती है इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। यानी इसका मतलब है ये भी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, कि अगर दूसरा वो थर्ड पर्सन डिफॉल्ट करेगा तो हम फिर उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज करेंगे। फॉर एग्जांपल लोन, क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अब इसको ना मैं आगे चलने से पहले कंसेप्चुअली डिस्कस करना चाहता हूं आप लोगों के साथ इसकी कुछ एग्जांपल्स और पार्टी। तो ये हमारे पास जगह है, इसमें डिस्कस कर लेते हैं इस एरिया में। देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, फर्ज कीजिए मिस्टर ए, या इसको हम टर्म कुछ दूसरी यूज करते हैं, मिस्टर डी मींस डेटर, इसीलिए मैंने डी का वर्ड यूज किया ताकि हमें पार्टीज की पोजीशन भी क्लियर रहे और हम आइडेंटिफाई भी कर सके नेम से। डी गया सी के पास और सी से कहने लगा, सी मींस क्रेडिटर, डेटर ने सी से कहा कि आप मुझे लोन दीजिए। फर्ज कीजिए सी कोई बैंक है, डेटर ने सी से कहा कि आप मुझे लोन दीजिए। सी ने कहा अच्छा मैं लोन देने को तैयार हूं, सिक्योरिटी है तुम्हारे पास? कहा बिल्कुल ज्वेलरी है। सी ने कहा अच्छा ठीक है, ज्वेलरी सिक्योरिटी के तौर पर रखवाओ, लेकिन मैं अभी भी तुम्हें लोन नहीं दूंगा। बी ने कहा वो क्यों? सी ने कहा भाई ये ज्वेलरी जो है ना इसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, या बाज़ औक़ात लोन लेने के लिए कुछ जो प्रॉपर्टी होती है उसके डॉक्यूमेंट्स मॉर्टगेज करवाए जाते, बैंक के नाम पे ट्रांसफर बैंक के पास रखवाए जाते हैं। तो बैंक ये कहते हैं कि जो हमारे पास सिक्योरिटी रिक्वायर है, ठीक है हम मुतमिन हुए जरूर है कुछ, लेकिन इनकी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए आप जमानत के तौर पे किसी बंदे को भी लेके आए जो आपकी गारंटी दे कि अगर आपने पैसे ना दिए तो फिर वो बंदा हमें पैसे देगा। ये जो तीसरा बंदा होता है इसे कहते हैं श्योरिटी, या इसे गारंटर भी कहते हैं, गारंटर, लेकिन लीगल वर्ड है श्योरिटी। आम जुबान में हम उसे गारंटर भी कह देते हैं। गारंटर और श्योरिटी एक ही बात है। डी ने कहा अच्छा, डी आया अपने एक दोस्त के पास जो कि है मिस्टर एस मींस श्योरिटी। डी ने एस से कहा कि आप मेरी गारंटी दीजिए बैंक को, सी को।
कि अगर मैंने पैसे ना दिए, डिफॉल्ट किया, तो फिर एस बैंक को पैसे अदा करेगा। एस ने कहा ठीक है, एस ने जाके बैंक को गारंटी दे दी सी को कि सर मैं आपको गारंटी देता हूं कि डी अगर आपको पेमेंट नहीं करता तो मैं आपको पेमेंट करूंगा। ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसमें कितनी पार्टीज है? 3, डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी। जो बेसिक ट्रांजैक्शन होती है ना, बेसिक ट्रांजैक्शन, वो डेटर्स और क्रेडिटर के दरमियान में है, वो डेटर और क्रेडिटर के दरमियान में। अगर डी डिफॉल्ट करता है तो फिर श्योरिटी की बारी आएगी। तो सबसे पहले इसमें नाम समझना बहुत जरूरी है, आपका नाम के साथ कंफर्टेबल होना जरूरी है। अगर आपने नाम को मिक्स कर दिया ना, पता नहीं डेटर कौन है, पता नहीं क्रेडिटर कौन है, पता नहीं श्योरिटी कौन है, तो फिर आप आगे कंसेप्ट नहीं समझ पाएंगे। आगे चलने से पहले रुक के यहां पे इन तीनों पार्टीज की पोजीशन क्लियर कर ले। डी डेटर कौन है, सी क्रेडिटर कौन है? डेटर देनदार जिसने पैसे देने हैं, सी क्रेडिटर जिसने लेने हैं पैसे। ठीक है, डी ने सी को अदा करने हैं। क्यों अदा करने हैं? क्योंकि डी ने सी से लोन लिया था। ठीक है, और ये श्योरिटी है। ये चूंकि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो श्योरिटी की बारी तब आएगी इफ डी डिफॉल्ट्स। इफ डी डिफॉल्ट्स तब एस श्योरिटी की बारी आएगी पे करने की। तो ये है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी ये आगे 3 पार्ट। अच्छा अब देखें, ये चीज है, मेरे रखिएगा, डी इज लायबल टू पे टू सी। अब केसेस डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है सी बैंक था, डी ने उससे लोन लिया उधार में। हो सकता है कि सी कोई ट्रेडर था, डी ने उससे उधार चीजें ली। डी आबद मार्केट गया, सी उधर बैठा था, उसने कहा मुझे एसी दो उधार। उसने कहा अच्छा ठीक है, किस्तों पे एसी देता हूं, ये लो, लेकिन जमानत के तौर पे कोई बंदा लेके आओ कि अगर तुमने किस्तें पूरी ना की तो दूसरे बंदे से पैसे निकलवाऊंगा। ये हो सकता है सी ने डी को लोन दिया हो सकता है सी ने डी को उधार पे कुछ चीजें दी हो सकता है डी सी का एम्प्लॉय था और पैसे लेके भाग गया, और एस ने एम्प्लॉयमेंट के वक्त गारंटी दी थी सी को कि डी को अपनी जगह नौकरी पे रख लो, शरीफ आदमी है, मैं जमानत देता हूं इसकी, अगर ये कोई फ्रॉड करके भागा मैं पैसे अदा करूंगा, तुम्हारा नुकसान पूरा करूंगा। तो केसेस ये 3-4 हो सकते हैं। मेजर ये 3 बड़े केसेस हैं। एग्जाम की केस स्टडी को भी सामने रखें तो केस स्टडी इन्हीं के गिर्द घुमाता है। या लोन की ट्रांजैक्शन होगी, या क्रेडिट परचेजेस की ट्रांजैक्शन होगी, या एम्प्लॉयमेंट की ट्रांजैक्शन कोई भी है, उससे हमें गर्ज नहीं है। हमें इससे गर्ज है लेना देना पार्टीज का कैसे है, और ये टर्म्स मैं यही यूज करूंगा। ठीक है, जब केस स्टडी पे जाएंगे फिर वो असलम, बशीर, चौधरी वगैरह की टर्म यूज आएंगी, लेकिन मैं समझाते हुए डी, सी और एस यूज करूंगा। डी से मुराद क्या होगा? डेटर, जिसे प्रिंसिपल डेटर भी कहते हैं, क्योंकि ये पहला बंदा है जिसने पैसे अदा करने हैं। एस को सेकेंडरी डेटर कह सकते हैं, ये दूसरा बंदा है जिसने इसको अदा करने हैं अगर प्राइमरी बंदे ने पैसे ना दिए, प्रिंसिपल ने। डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी, डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी, डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी, इनके नाम और पोजीशन क्लियर हो गई आपको। चलिए अब आगे चलते हैं। अब सुने, अब मैं मजीद कुछ कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करता हूं। मैं डिस्कस करना है लेकिन मैं चाह रहा हूं कहानी बनी हुई है ना, तो इसी को आगे चलाऊं, बाद में कंसेप्ट इसके अंदर फिट करता जाऊंगा मैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एक कॉन्ट्रैक्ट था, न्यूज रिपोर्टर और अखबार के मालिक के दरमियान में। इसमें 3 in 1 है। 3 in 1 का क्या मतलब है? मेन कॉन्ट्रैक्ट एक है, उसके अंदर 3 कॉन्ट्रैक्ट है। इसे ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, यानी इसमें यह भी कहा जाता है कि इसमें 3 पार्टीज हैं, ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, और यह भी कि इसमें 3 एग्रीमेंट है। भाई 3 पार्टीज कैसे हैं इसमें? एक डेटर, एक क्रेडिटर, एक श्योरिटी। भाई 3 एग्रीमेंट कैसे हैं? अब ये कंसेप्चुअल बात है, ये जरा सुनिएगा गौर से कि 3 एग्रीमेंट कैसे हैं इसमें। ये एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, इसमें 3 एग्रीमेंट का। पहला एग्रीमेंट डी और सी के दरमियान में क्लियरली लिखा होता है। डी सी को कहता है आप मुझे उधार दीजिए, साल बाद 1 लाख रुपए आपको वापस कर दूंगा।
ये पहला कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 डी और सी के दरमियान भी है कि नहीं है? डी ने सी के साथ एग्रीमेंट किया ना, तो कैसे? ये पहला कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1। फिर एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट, वो किसके दरमियान में? एस और सी के दरमियान में, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2। ये क्या है? अगर डी ने सी को पैसे नहीं दिए तो एस सी को पैसे देगा, अदा करेगा। ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है। ये किसके दरमियान में? एस और सी के दरमियान। पहला कॉन्ट्रैक्ट किसके दरमियान में था? डी और सी के दरमियान में। दूसरा किसके दरमियान में है? एस और सी के दरमियान में। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहता है चाहे आपने एग्रीमेंट में ये लिखा हो या ना लिखा हो, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट अंडरस्टूड है। ये बाय डिफॉल्ट मौजूद होता है। क्या? एस और डी के दरमियान में। अगर एस ने सी को पेमेंट कर दी तो ये अंडरस्टूड है कि ये पेमेंट अल्लाह वास्ते नहीं थी। अंडरस्टूड है एस ने सी को पे करने के बाद वो पैसे डी से वसूल करने हैं। ये है तीसरा कॉन्ट्रैक्ट। यानी कहानी यहां पे खत्म नहीं हो जाएगी कि डी ने डिफॉल्ट किया, एस ने सी को पैसे दे दिए, कहानी खत्म। नहीं 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 नहीं, नहीं। कहानी में बड़ा ट्विस्ट तो आया। क्या एस ने डी से पैसे रिकवर नहीं करने? अब भाई डी के बिहाफ पे दिए ना सी को, तो डी से रिकवर नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने? तो इसलिए कहा जाता है ये ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट भी है 3, और ये बेसिकली 3 कॉन्ट्रैक्ट है इसमें, 3 in 1 कॉन्ट्रैक्ट है। भाई समझ आई कहानी की? ठीक है। अच्छा अब सुनिए, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा पहले, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। जरा उसकी एक्सेप्शन तो सुनाइए मुझे। एग्रीमेंट मेड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन, कंप्लीटेड गिफ्ट और चैरिटी और टाइम बार डेट और नीचे करके कहीं कहीं 1-2 पॉइंट थे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी था कि नहीं था? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी था कि नहीं था? उनमें कंसिडरेशन जरूरी नहीं होती, इसमें कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, लाजमी नहीं कि उस वक्त एस ने डी से पैसे लिए हो कि मैं तुम्हारा श्योरिटी बनता हूं, मुझे पैसे दो। नहीं, जरूरी नहीं। लेकिन अगर ये ट्रांजैक्शन पहले हो गई, एसीएस को पहले बेच दिया। अच्छा मुझे बताइए श्योरिटी कब नॉर्मली ऐड होता है? ट्रांजैक्शन से पहले के बाद में? पहले। नॉर्मली पहले ऐड हो रहा है, यानी एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसीडरेशन की जरूरत नहीं। लेकिन ट्रांजैक्शन के बाद अगर ऐड हो रहा है तो फिर कंसीडरेशन जरूरी है। यानी डी और सी के दरमियान में ट्रांजैक्शन हो रही, बाद में ऐसा है, ऐसा कहेगा भाई अब मुझे पैसे लगाओ, फिर मैं तुम्हारा श्योरिटी बनता हूं, क्योंकि अब उसमें रिस्क ज्यादा है ना। पहले तो वो देखभाल के देख सकता था कि अच्छा 60,000 की चीज ले रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो म्यार है ना वो 40,000 तक का है, तो मैं 40,000 की गारंटी दूंगा। इस तरह की बातें कर सकता था पहले। लेकिन अब बाद में कंसीडरेशन जरूरी है, वरना नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कंसीडरेशन जरूरी नहीं होती। यहां तक क्लियर? अच्छा चलिए अब आते हैं जरा बेसिक्स की तरफ। बाकी के कंसेप्ट जो हैं वो मैं आपको इसी से समझाता हूं बेसिक्स से। एसेंशियल्स पढ़ते हैं। किसके एसेंशियल पढ़ने जा रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के। पहला ट्राई पार्टी एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी? डीसीएस, नाम बताए ना, उधर डीसीएस थोड़ी लिखना जाके। डेटर जिसे प्रिंसिपल डेटर भी कहते हैं, क्रेडिटर जिसे प्रिंसिपल क्रेडिटर भी कहते हैं, और श्योरिटी। ठीक है। कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज, तीनों पार्टीज की कंसेंट होनी चाहिए ना। कोई ये तो नहीं कहे कि मैंने श्योरिटी नहीं बनना, उसको जबरदस्ती श्योरिटी बना दिया गया, ऐसे तो नहीं होगा। तीनों पार्टी की कंसेंट होनी चाहिए। प्रॉमिस आर लायबिलिटी विच, कोई प्रॉमिस है लायबिलिटी होगी जिसकी गारंटी दी जा रही है, फॉर्मेलिटी बता रहा है। कोई ना कोई लायबिलिटी होगी ना जिसकी गारंटी दी जा रही है।
वो हो सकता है कोई लोन होगा, हो सकता है उधार पे जो चीजें ली हैं उसके पैसे होंगे। हाँ, आगे अहम कंसेप्ट आया, नो फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। गारंटी फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे नहीं होनी चाहिए। तो अंडरस्टूड? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे होगा वो वैलिड तो नहीं होता। यह बात समझाने की जरूरत है। कहां पड़ी थी ये बात? फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन फ्री कंसेंट वाले टॉपिक में। तो कंसेंट फ्री होनी चाहिए मतलब। हाँ, अब कहानी में ट्विस्ट देखें आया, कहता है आर कंसीलमेंट ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स। गारंटी कंसीलमेंट ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स से भी नहीं ऑब्टेन करनी चाहिए। हमारा तो जनरल रूल ये है कि कॉन्ट्रैक्ट करते हुए बायर सेलर में से अगर किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन है सीक्रेट, तो वो उसे दूसरों को बताने का पाबंद नहीं है। दूसरे को बताने का पाबंद नहीं है। यही पढ़ा ना हमने। चीज खराब हो, अगले बंदे को बताना जरूरी है कि खराब है? नहीं, अगला बंदा चेक करे। हाँ, एक्टिव कंसीलमेंट हो ना, एक्टिव कंसीलमेंट वो फ्रॉड होती है। पता ना एक्टिव कंसीलमेंट किसको कहते हैं? नहीं, एक्टिव कंसीलमेंट का मतलब है आपकी चीज खराब है और आपने एक्टिव स्टेप्स लेके उसको छुपा दिया। सेब खराब है, उसके ऊपर स्टिकर लगा दिया, एक्टिव कंसीलमेंट है। सेब वैसे खराब है, स्टिकर नहीं लगाया, आपके ऊपर लाजमी नहीं है अगले बंदे को बताए कि सेब खराब है। लेकिन अगर सेब गला हुआ है और जिस जगह से गला हुआ स्टिकर लगा दिया, ये है एक्टिव कंसीलमेंट। ये फ्रॉड होती है। तो बहरहाल वापस आते हैं कंसेप्ट की तरफ। हमारा जनरल रूल ये है कि साइलेंस इज नॉट ए फ्रॉड, यानी चीज का डिफेक्ट बताना जरूरी। इसकी एक्सेप्शन थी दो। क्या थी एक्सेप्शन? अगर फिड्यूशरी रिलेशनशिप है तो फिर बताना जरूरी है। व्हेन साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच बताना जरूरी है। मुझे एक चीज बताइए, सी है बैंक, डी है इसका कैशियर, एम्प्लॉय था। डी सी के पास आया, 2 साल पहले की बात है, सी ने उसे नौकरी दी, काम किया, 1.5 लाख का दाव लगा के निकल गया डी। पैसे पूसे खर्च जब खत्म हो गए, सी के पास आया, हाथ पैर जोड़े, माफी मांगी। उन्होंने कहा सर मुझे नौकरी दे दे, बस अब मैं समझ गया हूं, अब नहीं, अब मैं सारी जिंदगी ईमानदार रहना है। सी ने कहा अच्छा यार, तरस आ गया मुझे तेरे पे, नौकरी देने को तैयार हूं, मैं तुम्हें दोबारा शरीफाना जिंदगी गुजारने का मौका देता हूं, लेकिन अब की बात शर्त है तू अपना कोई गारंटर लेके आओ। डी एस के पास गया, एस ने कहा अच्छा यार आप हमारे महल्ले में 6 महीना हुए आए हैं, शरीफ आदमी लगते हैं, इसको नहीं पता 1.5 साल पहले इसने 2 साल पहले क्या वारदात किया है। कहा आए आपके साथ चलते हैं। क्या सी के ऊपर यह बताना लाजमी है एस को कि 2 साल पहले इसने वारदात की है? बताइए, सोचे क्या अच्छा क्या बताना चाहिए? पहले तुम ये देखते हैं एथिक्स क्या कहते हैं, क्या बताना चाहिए? बताना चाहिए। लेकिन लॉ क्या कहता है भला? वो भी कहता है बताना चाहिए। लॉ क्या कहता है? बता। गारंटी के केस में, नॉर्मल सेल परचेज के केस में चीज का डिफेक्ट बताना लाजमी नहीं है। गारंटी के केस में गारंटी कंसीलमेंट ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स से ना ली गई हो, यानी पार्टीज ने एक दूसरे को सारे रेलिवेंट फैक्ट्स बताए हों। अगर फैक्ट छुपा के गारंटी ली गई है तो लॉ कहता है मैं समझूंगा जैसे मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड से गारंटी ली गई है। नॉर्मली फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन के कंसेप्ट में हमने पढ़ा था, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। ठीक है, तो यहां पे भी सेम सिचुएशन है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, वहां पे उसने कहा था कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स फ्रॉड नहीं है, यहां पे कह रहा है कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट फ्रॉड है। कंसीलमेंट फैक्ट फ्रॉड, ये बात समझ आई? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नो कंसिडरेशन नेसेसरी फॉर श्योरिटी, ये तो हम पढ़ चुके हैं। इसकी एक्सेप्शन बताइए। नो कंसिडरेशन नेसेसरी फॉर श्योरिटी, एक्सेप्शन क्या है? व्हेन श्योरिटी इज एडेड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट।
व्हेन श्योरिटी इज एडेड। क्लियर? कितनी पार्टीज हैं? कौन कौन सी? डी फॉर डेटर, सी फॉर क्रेडिटर, एस फॉर श्योरिटी। श्योरिटी को आम जुबान में हम क्या कहते हैं? इसी वजह से इसका नाम कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पड़ा। लेकिन हम ज्यादातर नाम क्या यूज करेंगे? अच्छा, श्योरिटी कह रहा हूं, सिक्योरिटी नहीं कह रहा। इस टॉपिक में दोनों लफ्ज इस्तेमाल होंगे, श्योरिटी भी सिक्योरिटी भी। हम मिक्स तो नहीं करेंगे। सिक्योरिटी बेजान होती है। सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी क्या है? श्योरिटी तो ये है ना। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी वो चीजें हैं जो डी ने सी को दी हैं बतौर जमानत। लोन लिया है सी से, बैंक से लोन लिया है अगर, तो बतौर जमानत अगर कोई चीजें डी ने सी को दी हो, उन्हें क्या कहते हैं? सिक्योरिटी। चीजें जमानत के तो जर्रे जमानत, यही उर्दू होता है ना, जर्रे जमानत। ये है श्योरिटी। श्योरिटी इज नॉट सिक्योरिटी। ये लिखते हुए आपने गलती करनी है और आपका कंसेप्ट गलत हो जाएगा। श्योरिटी को आपने जल्दी जल्दी में क्या लिख देना है? सिक्योरिटी। ये श्योरिटी है। देखा, मैंने भी सिक्योरिटी लिखना था, श्योरिटी लिख दिया। तो आपको समझाने के लिए। श्योरिटी इज नॉट इक्वल टू सिक्योरिटी। और अगर सिक्योरिटी एक से ज्यादा हो तो उन्हें क्या कहते हैं? सिक्योरिटीज। और अगर श्योरिटी एक से ज्यादा हो तो श्योरिटीज। श्योरिटीज, ठीक है। तो श्योरिटी और सिक्योरिटी में फर्क है। इसी तरह श्योरिटीज और सिक्योरिटीज में फर्क है। ये आपने फर्क ज़हन में रखना, वरना कंसेप्ट गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। गारंटी की कितनी टाइप्स हैं? गारंटी की 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? स्पेसिफिक गारंटी, कंटिन्यूइंग गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी क्या होती है? एक ट्रांजैक्शन के लिए जो की जाती है। सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए जो होगी वो स्पेसिफिक सिक्योरिटी, सॉरी स्पेसिफिक गारंटी। सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए जो गारंटी दी जाएगी वो कौन सी है? स्पेसिफिक गारंटी। सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए जो गारंटी दी जाएगी वो कौन सी? कंटिन्यूइंग गारंटी। अब मैंने आपको बताना है अरेंजमेंट क्या हुई, आपने बताना है ये स्पेसिफिक गारंटी है कि कंटिन्यूइंग गारंटी है। मैं हूं श्योरिटी, मैंने क्रेडिटर को कहा सर मिस्टर डी को एसी बेच दीजिए उधार, अगर ये पैसे नहीं देगा एसी के, मैं पैसे अदा करूंगा। कौन सी गारंटी? स्पेसिफिक। मैं सिर्फ एक एसी की कह रहा हूं। अब अगर साथ में वो अगले हफ्ते आके फ्रिज भी खरीद लेता है तो क्या मेरी गारंटी फ्रिज को कवर करेगी? नहीं करेगी। वो स्पेसिफिक सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के लिए थी। किसके लिए? एसी के लिए। अब दूसरी एग्जांपल सुने। एस ने सी को यह कहा, श्योरिटी ने क्रेडिटर को, सर डी जब कभी आपकी दुकान पे आए चीजें खरीदने के लिए, आप इसे उधार दे दें, अगर ये पेमेंट नहीं करता मैं अदा करूंगा। ये कौन सी गारंटी हुई? कंटिन्यूइंग गारंटी। सी ने आके फ्रिज खरीदा, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, गारंटी कवर करती है उस फ्रिज को? करती है। अगले हफ्ते आके उसने एसी खरीदा, गारंटी कवर करती है? अगले महीने आके टीवी खरीदा, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए ना। हाँ, अगर ऐसा अक्लमंद हुआ ना तो इसमें यह कर सकता है कि सी को कह दे कि डी जब भी आपकी दुकान पे आके उधार चीज मांगे ना, आप इसको दे दीजिए 5 लाख तक, अगर ये पे नहीं करेगा मैं अदा कर दूंगा। ये भी सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन ही है। ये भी मैंने सिंगल ट्रांजैक्शन तो नहीं कहा, लिमिट कही, ट्रांजैक्शन जितनी मर्जी करवा ले। 5 लाख, सिर्फ इसमें अपनी लायबिलिटी को कैप लगा दिया उसने, एक अपर लिमिट बना दी कि 5 लाख से ऊपर मैं नहीं दूंगा, 5 लाख से ऊपर ना दीजिएगा, अगर दिए तो आप खुद जिम्मेदार होंगे, मैं 5 लाख रुपए तक का जिम्मेदार हूं। तो ये क्या है? कंटिन्यूइंग। अच्छा, मैंने यहां पे नोट कीजिए, सिंगल ट्रांजैक्शन या सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन कहा
कि मैंने सिंगल पेमेंट का कहा या सीरीज ऑफ पेमेंट का कहा, मुझे बताएं। ट्रांजैक्शन। अब जरा सुनिए और मुझे बताना है आपने, अगर ये सही बता दिया तो फिर आगे चलूंगा, वरना इसका मतलब है कंसेप्ट समझ नहीं आया। डी गया सी के पास, सर एसी खरीदना है। अच्छा गारंटी लाओ। एस ने गारंटी दी, डी अगर पैसे नहीं अदा करेगा मैं करूंगा। सी ने कहा अच्छा ठीक है एसी ले जाओ, हर महीने 10,000 किस्त भिजवा देना 1 साल के लिए। अब 12 किस्तें होंगी इसकी, कितनी? ये स्पेसिफिक गारंटी है कि कंटिन्यूइंग गारंटी है? क्या मतलब, क्या ये स्पेसिफिक एक ट्रांजैक्शन के लिए है? क्यों 12 पेमेंट है? ट्रांजैक्शन तो एक है। ये फर्क समझ आया? अच्छा अब मैं फर्क क्यों सिखा रहा हूं? अब आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये एग्जांपल सुन ले। और सेल ऑफ बाइक और इंस्टॉलमेंट पे जो चीजें आप बेचे, अगर एक चीज के लिए बाइक के लिए गारंटी दी गई है तो वो अगर इंस्टॉलमेंट पे है तो वो कंटिन्यू नहीं बनेगी। इंस्टॉलमेंट वाली चीज स्पेसिफिक ही रहेगी क्योंकि वो एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है। और अगर हम ये कहते हैं कि बी को सेल करते जाएं, अगर वो पे नहीं करेगा, डिफॉल्ट करेगा तो हम पे कर देंगे, कंटिन्यू गारंटी, ठीक है। इसमें अमाउंट भी मेंशन कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अच्छा अब मुझसे ये पूछे कि मैंने आपको ये समझाया कि स्पेसिफिक गारंटी और कंटिन्यूइंग गारंटी में फर्क, इसलिए ताकि आगे चल के मैंने कंसेप्ट समझाना है रेवोकेशन ऑफ गारंटी, कि अगर एस गारंटी को रिवोक करना चाहे, कैंसिल करना चाहे तो क्या कर सकता है? इसका जवाब है यस, कर सकता है। लेकिन कब कर सकता है, यहां पे क्वेश्चन मार्क है। वो डिपेंड करता है स्पेसिफिक गारंटी है कि कंटिन्यूइंग गारंटी है। वो डिपेंड करता है, भाई 2 टाइप्स आपको बताई ना, स्पेसिफिक और क्यों बताई? ताकि आपको यह पता चल सके कि रिवोक कौन सी वाली कब होगी। स्पेसिफिक गारंटी रिवोक हो सकती है, यस। कब? ट्रांजैक्शन होने से पहले पहले। ट्रांजैक्शन होने के बाद रिवोक, बात समझ आई कि नहीं? मिसाल के तौर पे एसी लिया, 12 किस्तें 10-10 हजार की देनी है, 5 किस्तें अदा करने के बाद डी ने कोई पैसा नहीं दिया। 5 किस्तें अदा करने के बाद डी ने कोई पैसा नहीं दिया। सी आया एस के पास, लाओ। एस ने कहा अच्छा कितने? 10,000। सी ने कहा किस्त इस महीने की किस्त 10,000 है। एस ने कहा ये लो 10,000। सी जाने लगा, एस ने कहा ठहर जाओ, मेरी गारंटी खत्म, अब मैं डी को जो गारंटी दी थी वो खत्म करता हूं, अब कोई मेरी तरफ से गारंटी नहीं है। बताइए गारंटी रिवोक हो गई कि नहीं? नहीं हुई। पहले किससे पहले? अरे ट्रांजैक्शन से पहले रिवोक कर रहा है। ट्रांजैक्शन तो 6 महीने पहले की हो गई है। पहले मुझे बताइए जो एग्जांपल मैंने दी है स्पेसिफिक गारंटी है कि कंटिन्यूइंग गारंटी है? स्पेसिफिक गारंटी है। क्या ट्रांजैक्शन हो, सिंगल ट्रांजैक्शन कौन सी है भला जिसकी गारंटी दी है? एसी खरीदा, क्या एसी जा चुका है? ट्रांजैक्शन हो गई है ना, तो स्पेसिफिक गारंटी है। अब ये रिवोक नहीं हो सकती। अब तो वो फंस जाएगा बंदा, रिवोक ही है आपको। वो कहेगा अल्लाह के बंदे मुझे पहले बताते हैं, अब ये दरमियान में आके तुम गारंटी रिवोक कर रहे हो, मैं तो जाहिर है अब दे चुका हूं एसी उसको, अब तो क्राइटेरिया मसले में आ गया ना। तो इसीलिए स्पेसिफिक गारंटी कब रिवोक होगी? रिवोक हो सकते हैं कब? ट्रांजैक्शन से पहले पहले। ट्रांजैक्शन, पेमेंट नहीं कह रहा, ट्रांजैक्शन कह रहा हूं, ठीक है, यानी जो भी कह पाया। अगर ट्रांजैक्शन हो गई उसके बाद स्पेसिफिक गारंटी रिवोक। कंटिन्यूइंग गारंटी कब रिवोक होगी? किसी भी वक्त, किसी भी वक्त। लेकिन इसमें भी कंसेप्ट वही है, क्या? कि जो ट्रांजैक्शन पास में हो गई उनके लिए श्योरिटी लायबल रहेगा। हां, फ्यूचर की ट्रांजैक्शन के श्योरिटी लायबल। फर्क समझ आ गया दोनों का? तो क्या गारंटी एक दफा दे दी जाए रिवोक की जा सकती है? कब? और कंटिन्यूइंग हो तो किसी भी वक्त। लेकिन
पास्ट ट्रांजैक्शन के लिए श्योरिटी लायबल रहेगा। काइंड्स ऑफ गारंटी क्लियर? अब आइए जरा, ये अब मजे के कंसेप्ट है। लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी की लायबिलिटी कोई होगी? अब सुनिए जरा, अल्फाज सुनते जाएगा। क्या है? यह है को एक्सटेंसिव विद प्रिंसिपल डेटर। को एक्सटेंसिव विद प्रिंसिपल। अब ये को एक्सटेंसिव को अंडरलाइन करें। को एक्सटेंसिव क्या है? एक्सटेंट का मतलब है किस हद तक, को का मतलब है उसके बराबर, सेम हद तक। यानी श्योरिटी की लायबिलिटी कितनी होगी? अगर उसने गारंटी दी है तो उतनी लायबिलिटी होगी जितनी डी की है। अगर एस डी की गारंटी, एस सी को यह कहता है कि भाई इसको ऐसी बेच दो, अगर इसने पैसे अदा ना किए तो मैं अदा करूंगा। अगर इसने एक किस्त भी ना दी हो, एसी लिया दूसरे दिन गायब हो गया, टोटल पेमेंट बनती है 1,20,000 की, इसकी लायबिलिटी कितनी होगी? जितनी इसकी थी। लाल फाज का इस्तेमाल, जितनी इसकी थी डी की उतनी इसकी होगी। और अगर 6 किस्तें दे दी, बाद में डिफॉल्ट किया, कितनी लायबिलिटी है? 60,000 जितने डी के थे। और अगर 2 महीने की किस्तें रहती है 20,000। यानी श्योरिटी की लायबिलिटी क्या है? को एक्सटेंसिव। भाई श्योरिटी के कुछ राइट्स होंगे, कुछ लायबिलिटीज होंगी ना, हम वही पढ़ रहे हैं, वही पढ़। अच्छा, पहले इसके लायबिलिटी राइज होंगी कि पहले राइट्स राइज होंगे? पहले लायबिलिटी। इस तक बात कब पहुंचेगी? जब डी डिफॉल्ट करेगा। ये ध्यान में रखिएगा। एस पे बात कब पहुंचेगी? सी पहले किसके पास जाएगा? डी ना करेगा तो एस की बारी आएगी। सी डी के पास गया, डी ने ना कर दी, एस की लायबिलिटी राइज हो गई। लायबिलिटी कितनी अमाउंट की है? इक्वल टू प्रिंसिपल। अगर कोई अमाउंट स्पेसिफाई नहीं की हुई, लेकिन अगर कोई अमाउंट स्पेसिफाई कर दी है तो फिर स्पेसिफाइड अमाउंट तक की होगी। दूसरा पॉइंट यही है, लायबिलिटी को एक्सटेंसिव होगी विद प्रिंसिपल डेटर, लेकिन इसको रिड्यूस किया जा सकता है। कैसे? कॉन्ट्रैक्ट में लिख के। कॉन्ट्रैक्ट में लिख के। और लायबिलिटी कब अराइज होगी? क्या सी डायरेक्ट एस के पास आ सकता है ड्यू डेट पे? डी के पास जाए बगैर पैसे निकालो। सी क्रेडिटर पहले डी के पास जाके उससे पैसे मांगेगा, उसने डिफॉल्ट किया, फिर एस के पास आएगा, या डायरेक्ट एस के पास जा सकता है? पहले डी के पास आएगा, डायरेक्ट एस के पास। इसका मतलब है एस श्योरिटी की लायबिलिटी राइज होगी जब डी डिफॉल्ट करेगा, जब डी डिफॉल्ट करेगा। ठीक। अच्छा, मुझे जरा ये बताइए, इधर फिर आ जाते हैं। आज जरा हमारा घूमना फिरना जारी रहेगा। डी ने पेमेंट नहीं की सी को, सी एस के पास आया। सी ने किस पैसे रिकवर करवाने हैं, किस पार्टी के खिलाफ केस फाइल करे? डी के खिलाफ या एस के खिलाफ? दोनों में से किसी के खिलाफ भी केस फाइल कर सकता है। वो चाहे तो डायरेक्ट एस के खिलाफ भी केस फाइल कर सकता है, चाहे तो, ठीक है, चाहे तो डी के खिलाफ केस फाइल करे, अगर पैसे नहीं मिलते उससे, जितने कमी बेशी है, फिर वो एस से रिकवर करवा ले, चाहे डायरेक्ट एस से रिकवर करवाए। ये सी के पास ऑप्शन है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इस तरह का कंसेप्ट पड़ा था ना, जब डिसऑनर हो जाए तो आप जो है इंडोर्सर के खिलाफ भी कर सकते हैं, मिडल या जो ड्रॉर है ओरिजिनल उसके, तो उसी तरह मर्जी है हमारी, इसकी सी की बेसिकली। वो डी के खिलाफ भी एक्शन ले सकता है और डायरेक्ट एस के खिलाफ भी एक्शन ले सकता है कि मुझे पैसे दो। तो एस की लायबिलिटी कब अराइज होगी? ऑन डिफॉल्ट। कितनी होगी? को एक्सटेंसिव। कम हो सकती है? यस, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ तो। क्या लायबिलिटी के साथ कोई कंडीशन अटैच की जा सकती है? क्या कंडीशन हो सकता है? फॉर एग्जांपल ऐसे ये कह सकता है कि मैं S1 हूं, मैं तब गारंटी दूंगा जब मेरे साथ S2 भी मिले, यानी को श्योरिटी। क्या
किसी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक से ज्यादा श्योरिटी हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो अगर ये कहे कि भाई एक दूसरा को श्योरिटी भी लाओ फिर मैं गारंटी देता हूं, वरना नहीं देता। ये इतना बड़ा 1,20,000 बड़ी अमाउंट है, अकेला मैं नहीं उठा सकता, कोई को श्योरिटी लाओ। तो क्या को श्योरिटी लाया जा? अगर वो उससे को श्योरिटी की कंडीशन लगा देता है और डेटर कोई दूसरा को श्योरिटी रेज नहीं कर पाता, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। 60,000 के लिए भी वैलिड नहीं है। यानी अगर फर्ज कीजिए यहां पे सी ने डी को कहा श्योरिटी लाओ, डी एस के पास आया, एस ने कहा ठीक है मैं श्योरिटी देने को तैयार हूं 1,20,000, लेकिन बड़ी अमाउंट है, तुम मेरे साथ S2 को भी मिलाओ ताकि हम दोनों की लायबिलिटी जो है वो शेयर हो जाए। S2 अब नहीं आता, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हुआ। अगर डी डिफॉल्ट कर जाता है, सी एस से ये कह सकता है 1,20,000 दो? क्या ये कह सकता है चलो 60,000 दो, आधे पैसे दो तो सही? ये भी नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल ही नहीं हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, क्योंकि कंडीशनल था और कंडीशन पूरी नहीं हुई, कंडीशन पूरी नहीं हुई। याद है ना, एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकती, ऑफर कंडीशनल हो सकती है। और अगर ऑफर कंडीशनल है तो उसे एज इट इज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। उसने कंडीशन लगाई ऑफर की, एक्सेप्ट ही नहीं, पूरी नहीं की उसने कंडीशन पूरी, ऑफर की कंडीशन पूरी ना करे कॉन्ट्रैक्ट होता है? नहीं होता। यही पढ़ा हमने, एसेंशियल में भी यही पढ़ा था, अभी भी यही बात कर रहा है। कंडीशन अटैच की जा सकती है लायबिलिटी के साथ, कंडीशन पूरी होगी कॉन्ट्रैक्ट होगा, वरना नहीं होगा। ये बात समझ आ गई? और यहां पे नीचे लिख दें रूल्स ऑफ को सिक्योरिटीज आर इक्वल टू रूल्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स। याद आया? हाँ, यही मैं चाह रहा था। बताइए इसमें क्या गलती है? हाँ, को श्योरिटी लिखना है। शाबाश शाबाश, बच गए। को श्योरिटीज, को श्योरिटी के रूल जो है वो जॉइंट प्रोमिसर के रूल है। और जॉइंट प्रोमिसर के क्या रूल थे? जब डिफॉल्ट होगा, प्रोमिसी किसी भी एक प्रोमिसर को कह सकता है पैसे निकालो। सारे प्रोमिसर की लायबिलिटी क्या होगी? अगर एक इक्वल का मतलब क्या है? जब हम ये कहते हैं कि जी एक बंदे से भी पैसे निकलवा सकते हैं सारे के सारे, तो फिर सबकी लायबिलिटी इक्वल होगी। इसका मतलब क्या होता है वाला? इसका मतलब ये होता है कि अगर सारे के सारे पैसे एक से निकलवा लिए ना, तो वो एक बंदा फिर आपस में जो सेटलमेंट करेंगे वो इक्वल की बेस पे करेंगे। लेकिन अगर किसी प्रोमिसर ने कह दिया कि मेरी लायबिलिटी सिर्फ 50,000 तक होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, तो उसकी लायबिलिटी कितनी होगी? इसका मतलब है, आपको याद है एक लाइन बताई थी, लायबिलिटी होगी इक्वल सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एग्रीड। लायबिलिटी होगी इक्वल सब्जेक्ट टू एग्रीड, हाँ, या मैक्सिमम अप टू एग्रीड। ये बात एक सिर्फ इक्वल, याद है कभी ये लाइन लिखवाई थी आपको कि लायबिलिटी ऑफ को श्योरिटीज, लायबिलिटी ऑफ जॉइंट, ये लाइन लिखवाई थी कंपनीज एक्ट में लिमिटेड बाय गारंटी के कंसेप्ट में। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में जब वो था ना मिसेस राहील वाला केस था, जब कंपनी डिफॉल्ट करती है तो गारंटर जो गारंटी देते हैं उनसे पैसे रिकवर करवाने होते हैं, तो उस वक्त सिखाया था सारे गारंटर्स की लायबिलिटी क्या होगी? इक्वल सब्जेक्ट टू या मैक्सिमम एज एग्रीड। जितना उन्होंने एग्री किया तब तक उससे ज्यादा नहीं होगी। इसके क्वेश्चन करेंगे हम अभी, बल्कि हमने पहले किए भी थे जॉइंट प्रोमिसर के केस में। आज जहां कैलकुलेशन की थी हमने टेबल बना के। लायबिलिटी समझ आ गई? अब क्या पढ़ना? किसके? श्योरिटी। अच्छा, ये सारा जो इसमें पार्टीज 3 है, लेकिन जो मेन हीरो है ना इस सीन का, इस मूवी का, वो श्योरिटी है। ये गारंटर के सामने रख के ये टॉपिक बनाया गया, तो इसमें आपको बात सारी गारंटर श्योरिटी के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। इन पार्टीज के क्या राइट्स और लायबिलिटीज हैं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है। बाकी जो ऑफर एक्सेप्ट पढ़ते आए हैं, ये चैप्टर जो है ना इसको डील कर रहा है, इसको श्योरिटी को। तो लायबिलिटीज भी इसने श्योरिटी की बताई है।
आगे राइट्स भी किसके बता रहा है? श्योरिटी के 3 तरह के राइट्स होंगे। एक उसके राइट अगेंस्ट डेटर, यानी श्योरिटी के डेटर पर क्या हकूक है, फिर श्योरिटी के क्रेडिटर पर क्या हकूक है, फिर श्योरिटी के को श्योरिटीज पे क्या हकूक है। तो हम राइट्स पढ़ने जा रहे हैं। राइट्स 3 तरह। राइट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल का लफ्ज बार बार मुझे कंसेप्ट मेरा सिर्फ डेटर कहते हैं, समझ जाऊंगा मैं। एग्जाम में प्रिंसिपल डेटर लिखते हैं। राइट्स अगेंस्ट डेटर, राइट्स अगेंस्ट को श्योरिटीज। अब पढ़ते हैं राइट्स अगेंस्ट डेटर। राइट अगेंस्ट डेटर क्या है? राइट टू इंडेमनीफाई इंप्लाइड है। अगर श्योरिटी और डेटर का आपस में तय ना भी पाया हो ना, तो अंडरस्टूड होता है कि अगर श्योरिटी को पेमेंट करना पड़ेगी क्रेडिटर को, तो वो बाद में डेटर से पैसे लेगा, वो अल्लाह वास्ते पेमेंट नहीं करता क्रेडिटर को। अंडरस्टूड है। अगर उसके बिहाफ पे श्योरिटी को पेमेंट करना पड़ेगी तो भाई श्योरिटी डेटर से रिकवर करवाएगा पैसे, इंडेमनीफाई करेगा उसे डेटर, ये उसका राइट है। दूसरा राइट ऑफ सब्रोगेशन, नाम मुश्किल है। राइट ऑफ सब्रोगेशन, राइट ऑफ सब्रोगेशन का मतलब क्या है? किसी की जगह ले लेना। जब श्योरिटी क्रेडिटर को पेमेंट कर देगा तो फिर श्योरिटी क्रेडिटर की जगह पे आ जाएगा, यानी जो राइट्स एंड लायबिलिटीज क्रेडिटर के हैं वो श्योरिटी के हो जाएंगे। जब ये श्योरिटी क्रेडिटर डी ने पैसे नहीं दिए, क्रेडिटर एस के पास आया, श्योरिटी ने क्रेडिटर को पैसे दे दिए, अब होगा क्या? क्रेडिटर निकल जाएगा, श्योरिटी इस पोजीशन से निकल के इस पोजीशन पे आ जाएगा। यानी इस पोजीशन पे आने का मतलब क्या है कि वो सारे राइट्स जो क्रेडिटर के पास थे वो श्योरिटी के पास आ जाएंगे। वो कौन से राइट थे जो क्रेडिटर के पास थे, श्योरिटी के पास नहीं थे, और अब आ जाएंगे? हाँ, राइट टू रिसीव मनी फ्रॉम डी। अब सी नहीं डी से पैसे रिसीव करेगा, अब एस डी से पैसे रिसीव करेगा, और अगर नहीं देता तो लीगल एक्शन भी ले सकता उसके खिलाफ। सी भी तो लीगल एक्शन ले सकता था ना, तो उसके बाद डी। तो ये जो होता है कि पेमेंट करने के बाद दूसरे की जगह पे आ जाना, दूसरे की जगह पे आ जाना, राइट ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का मतलब क्या है कि श्योरिटी क्रेडिटर की जगह पे आ जाएगा, जो भी क्रेडिटर के राइट्स थे श्योरिटी को ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी वो प्रिंसिपल डेटर्स के खिलाफ अब जो क्रेडिटर एक्शन ले सकता था, अब श्योरिटी एक्शन ले सकता। क्लियर हो गए? अब राइट्स अगेंस्ट क्रेडिटर। क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या राइट्स है? क्या क्रेडिटर के अगेंस्ट भी कुछ राइट्स है? बिल्कुल है। क्या राइट्स? पहला राइट टू क्लेम सिक्योरिटीज। क्या करना चाह रहा? बैंक वाले को कहेगा भैया मैं तुम्हारा लोन तो अदा कर देता हूं, तुमने जो सिक्योरिटी अपने पास रखी हुई है वो तो मुझे दो। भाई सिक्योरिटी बैंक साथ ही ले जाएगा, इधर से पैसे भी पकड़ लिए और सिक्योरिटी भी लेके, ऐसे थोड़ी होगा। राइट ऑफ सब्रोगेशन में था ना कि उसकी जगह पे आ जाएगा, तो इसका मतलब है बैंक से भी पकड़ेगा, कहेगा लो पैसे लो तुम क्लियर, अब जो सिक्योरिटी थी वो मुझे दे दो। लेकिन याद रखें ये सिक्योरिटी एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो ली दी गई होगी ना वो वाली है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कोई सिक्योरिटी ऐड हो जाती है, वो श्योरिटी का राइट नहीं है। जैसे 1 मार्च को फैसल बैंक के साथ एग्रीमेंट हुआ, 1 मार्च को ज्वेलरी जो है 50 तोले फैसल बैंक के पास रखवाएगी, उसे लोन लिया गया। 1 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसमें श्योरिटी भी ऐड हो गया। अब 5 मई को दोबारा सिक्योरिटी दी 20 तोले उस डेटर ने, और मजीद कुछ लोन ले लिया। अब ये जो फर्दर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट के बाद ऐड हुई, ये अलहदा ट्रांजैक्शन है, इसका लोन भी अलहदा है, और इसकी गारंटी नहीं दी श्योरिटी ने। क्या श्योरिटी ये बाद वाली सिक्योरिटी ले सकता है बैंक से? वो सिर्फ जो स्पेसिफिक उसकी गारंटी थी, उसकी जो सिक्योरिटी थी वही ले सकता है।
अगर बाद में ऐड हुई है वो रिसीव नहीं करेगा, वो राइट नहीं है। ये पहला पॉइंट समझ आया सिक्योरिटीज में। दूसरा पॉइंट, अगर एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी थी, श्योरिटी को पता नहीं था सिक्योरिटी ब्रेक हुई, बाद में पता चला। अच्छा यहां पे फर्क ध्यान में रखिएगा, पहले वाली एग्जांपल में सिक्योरिटी ऐड ही बाद में हुई, वो राइट नहीं था। इस एग्जांपल में सिक्योरिटी पहले ऐड हो चुकी थी एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पता बाद में चला। ये सिक्योरिटी रिकवर करवा सकता है कि नहीं? श्योरिटी करवा सकता है। ला कहता है क्लेम, सिक्योरिटीज क्लेम की जा सकती है चाहे पता था या नहीं पता था, ठीक है। और अगर क्रेडिटर नेग्लिजेंस का मुजाहरा करता है, क्रेडिटर नेग्लिजेंस का, जैसे फर्ज कीजिए उसने ज्वेलरी रखी हुई थी ऊपर काउंटर में रखी हुई थी सजा के, ठीक है। या फर्ज कीजिए जो बैंकर था उसने कहा चलो सिक्योरिटी के तौर पे चीजें रखी हुई है, आज एक फंक्शन पे जाना है, आज घर ले जाते हैं, कल सुबह वापस रख देंगे बैंक में। वो सिक्योरिटी घर ले गया, उसकी वाइफ ने सिक्योरिटी पहनी और फंक्शन पे गए, गुम हो गई उधर। अब बताइए नेग्लिजेंस है बैंक की या बैंक के स्टाफ की जिसकी वजह से सिक्योरिटी का नुकसान हुआ। अब क्या कोई राइट है इस सिचुएशन में श्योरिटी के पास? यस। वो कहेगा सिक्योरिटी के, बैंक उसे कहेगा भाई डिफॉल्ट कर गया है डेटर, लाओ 10 लाख। श्योरिटी कहेगा अच्छा ये 10 लाख मेरे पास पड़ा है बैग में, तुम लाओ सिक्योरिटी। बैंक कहेगा सर जी माजरत, सिक्योरिटी जो थी वो 10 लाख की हमने रखी हुई थी अपने पास, उनमें से 3 लाख की तो इधर उधर हो गई, बाकी 7 लाख की है। अब क्या वो 7 लाख की सिक्योरिटी रिसीव करके 10 लाख रुपए अदा कर देगा? ला कहता है नहीं, इसका राइट था सारी सिक्योरिटी इसको मिले, इसका राइट डिस्टर्ब किया किसने? नेग्लिजेंस ऑफ बैंक ने। तो अब ये जितना इसको सिक्योरिटी का लॉस हुआ उतनी वैल्यू लेस करके फिर पैसे देगा। यानी अब इसका मतलब क्या हुआ, इसने बैंक को कितने पैसे देने हैं? 7 लाख। सिक्योरिटी कितने की मिली इसको? 7 लाख। भाई जस्टिफाइड है ना, जस्ट एंड इक्वल है ना ट्रांजैक्शन। आगे चलते हैं। टू क्लेम सेट ऑफ, अगर डेटर की कोई और भी, फर्ज कीजिए उसके 2 अकाउंट थे डेटर के, होता ना, एक लोन का अकाउंट था और एक सेविंग अकाउंट भी था। सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हुए हैं 1.5 लाख के, तो क्या ये कह सकता है सर इसने आपसे पैसे, इसका आपको पैसे अदा करने हैं 10 लाख, 1.5 लाख लेना भी तो है, उसको सेट ऑफ करते हैं। तो लेना देना अगर दोनों ना डेटर के, तो श्योरिटी कहेगा भाईजान वो लेना देना सेट ऑफ करके तो फिर मुझे नेट अमाउंट बताया ना कितनी है। राइट टू क्लेम सेट ऑफ दिया इसका राइट। क्लियर? आगे चलते हैं। सिक्योरिटीज वाली बात समझ आ गई ना? एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी ली गई या बाद में, ये कंसेप्ट समझ आ गया? एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पता था या नहीं पता था? बाद में पता, ये भी समझ आ गया पॉइंट। आगे चलते। अगेंस्ट को श्योरिटीज, अगेंस्ट को श्योरिटीज वही पॉइंट है जो जॉइंट प्रोमिसर का था। यानी अगेंस्ट को श्योरिटी क्या, अगर एक श्योरिटी ज्यादा अमाउंट दे देता है तो उसका राइट है क्या, बाकी की को श्योरिटी से रीइंबर्स करवाए अपनी एक्स्ट्रा। और किस बेस पे रीइंबर्समेंट होगी? इक्वल, सबकी कंट्रीब्यूशन इक्वल होगी, अनलेस एग्रीड अदरवाइज। अनलेस एग्रीड अदरवाइज का मतलब क्या है? हाँ, किसी की अगर अमाउंट डिफरेंट, उन्होंने कहा, एक ने कहा मैं 2 लाख की गारंटी देता हूं, एक ने कहा 4 लाख, एक ने कहा 6 लाख, ऐसे भी तो हो सकता है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है हर एक की लैदा अमाउंट, तो हर एक की लैदा अमाउंट लायबिलिटी होगी, उसमें सबकी कैलकुलेट करेंगे, टोटल लायबिलिटी 10 लाख अदा करने हैं, सबके हिस्से कितनी आती है? 3 लाख 3 है, फर्ज कीजिए 3,33,333 रुपए, लेकिन ए ने तो मैक्सिमम 2 लाख लिखवाया हुआ है, तो उसको 2 लाख दो, ए 2 लाख देगा, बाकी कितनी लायबिलिटी? 8। अब बाकी 8 में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी 4-4, लेकिन बी कहेगा मैंने तो 3 लाख लिखवाया है, तो बी की कितनी लायबिलिटी आई और बाकी कितनी बच गई? 5। तो ए की कितनी होगी? 5 लाख। ए ने 6 लाख लिखवाया होता जज्बाती होकर उस वक्त, उसको 5 लाख अदा करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन समझ आई कैसे की मैंने? नहीं आई, ये भी एग्जांपल में करेंगे, बेफिक्र।
तो रूल क्या है, रूल समझ लें, कैलकुलेशन बाद में करेंगे। को श्योरिटीज की लायबिलिटी क्या होगी, इक्वल अनलेस एग्रीड अदरवाइज। अगर डिफरेंट अमाउंट एग्रीड हुई है तो लायबिलिटी इक्वल होगी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एग्रीड। ये उसी पॉइंट की इलैबोरेशन है, ठीक है, इक्वल कंट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। ये इसको अगर काट दे तो फिर भी कंसेप्ट सेम ही रहेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डिफरेंट अमाउंट है तो मैक्सिमम कैप लगेगा, वो जो उसने अमाउंट एग्री किया उससे ऊपर उससे नहीं कह सकते कि लायबिलिटी लेके आओ, ठीक है। क्या गारंटी करते हुए अमाउंट मेंशन की जा सकती है कि मैं सिर्फ इतने तक अमाउंट तक की गारंटी दूंगा, इससे ज्यादा की नहीं की जा सकती है। वो सिंगल श्योरिटी हो वो भी कर सकता है, को श्योरिटीज हो वो भी कर सकता है। फिर अगर क्रेडिटर एक को श्योरिटी को रिलीज करता है, क्या था, रिलीज वाला कंसेप्ट भी था, तो इसका क्या मतलब होगा, बाकी की को श्योरिटी भी रिलीज हो गए, बाकी को श्योरिटी रिलीज नहीं हुए। अच्छा, क्या इसका यह मतलब है कि बाकी की को श्योरिटीज अब उस वाले रिलीज्ड श्योरिटी से पैसे नहीं रिकवर करवा सकते, को श्योरिटीज आपस में वो करवा सकते हैं। जैसे फर्ज कीजिए कि ये है ए बी सी को श्योरिटीज, ठीक है, इसमें जो क्रेडिटर ए बी डी कर ला, इसमें जो क्रेडिटर था सी वो डी को कहता है, डी इसके पास आता है, इसके हाथ पैर जोड़ता है, कहता है सर जी मेरे खिलाफ केस ना करें, मैं गरीब आदमी, मैं खुदकुशी कर लूंगा अगर मेरा नाम अखबार में आया मेरे खिलाफ। सी ने कहा अच्छा यार ठीक है, मैं पैसे तो ए और बी से भी रिकवर करा सकता हूं, चलो तुमसे पैसे नहीं लेता, मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा। रिलीज करने का मतलब क्या है, तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा। सी ने डी को रिलीज किया, ए और बी को तो नहीं किया, ए और बी से रिकवरी करवा सकता है, करवा सकता है। और जब ए अपनी अमाउंट से ज्यादा पैसे दे दे हिस्से से, क्या ए डी से रिकवरी करवा सकता है, करवा सकता है। डी कहेगा नहीं नहीं मुझे तो सी ने रिलीज कर दिया था, उसने कहा रिलीज किया था, माफ नहीं किया था। रिलीज का मतलब क्या है, आपके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं लूंगा। तो भाई हमने तो नहीं ना किया रिलीज, आ जाओ कैलकुलेशन के मुताबिक जितना एग्री किया था निकालो पैसे। ये बात समझ आया, इस कंसेप्ट को जोर से सुनिएगा, रिलीज ऑफ को श्योरिटी। कौन सा कंसेप्ट बढ़ाया, रिलीज ऑफ को श्योरिटीज। फिर बताइए कौन सा कंसेप्ट आया, को श्योरिटीज। तो भी हमने जो कंसेप्ट पढ़ा वो था रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। 3 दफा कहा रिलीज ऑफ को श्योरिटीज, फिर प्रिंसिपल डेटर पे सर क्यों ला दिया। रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर का कंसेप्ट नहीं बढ़ाया, वो आगे बढ़ाना है, लेकिन अभी 3 दफा क्यों कहा, ताकि दिमाग में बैठ जाए कि रिलीज ऑफ को श्योरिटी का कंसेप्ट डिफरेंट है, रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर का कंसेप्ट डिफरेंट है, क्योंकि दोनों पार्टीज डिफरेंट है। रिलीज ऑफ को श्योरिटी से बाकी के को श्योरिटीज रिलीज, लेकिन शायद रिलीज ऑफ डेटर से हो जा, पता नहीं मुझे, वो आगे चल के देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या कर रहा है। ये बात समझ आई, कुछ क्लियर हुआ। आगे यही कह रहा है सर श्योरिटीज आल्सो लायबल टू अदर को श्योरिटीज। क्लियर हुई ये कहानी। चलिए अभी हमारा जो ये लेक्चर है ये कंप्लीट हो गया, लेकिन टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। तो आज आपने काम ये करना है कि इस इतने टॉपिक को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, और जितनी को इसकी केस स्टडी हो सकता है उसमें कुछ केस, क्योंकि टॉपिक अभी पेंडिंग है तो शायद 2-4 केस स्टडीज ऐसी हो जो आप अटेम्प्ट ना कर सके, लेकिन आपको एक दफा सारी केस स्टडी पढ़ के अपनी तरफ से अटेम्प्ट करनी चाहिए, ठीक है। कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस टॉपिक को जो है गारंटी वाला कंक्लूड भी करेंगे और फिर इसकी केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे। ठीक, आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।